कुछ पेशे दूर से बड़े पुरकशिश दिखाई देते हैं। एक मखसूस लिबास, एक वक़ार, लोगों का एहतराम, दलील की ताकत, माहौल की संजीदा फ़ज़ा और यह एहसास कि अब आदमी अपनी काबिलियत के बल पर दुनिया में जगह बनाने निकल पड़ा है। मगर हर पेशे की एक दुनिया वो भी होती है जो बाहर से दिखाई नहीं देती। वो दुनिया जहां किताब में लिखा हुआ उसूल अमली जिंदगी से टकराता है, जहां इल्म अपनी जगह रह जाता है और तजुर्बा अपनी अलग जुबान बोलने लगता है, जहां आदमी को कभी दूसरों से ज्यादा खुद को यकीन दिलाना पड़ता है कि हां, मैं वाकई अपने फन में माहिर हूं। हमारा मानना है कि किताब जो है वो हम सफर है, किताब जो है जिंदगी। बलूचिस्तान की अवामी दास्तानों में हानी और शह मुरीद गालिबन सबसे पुरानी तरह लोग किताबों से जुड़ जाएं। इल्म ये सन 1951 की बात है कि मैंने शायद अहमद दहलवी की ज़बानी उन यादों की दिलचस्प। मैं हूं आपका मेजबान आरिफ बाहली। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। दोस्तों साहिबों, मैं हूं आरिफ बाहलीम और आप देख रहे हैं बोलती किताबें। इस प्रोग्राम में हमारी कोशिश रहती है कि बड़े सगीर के उन कलमकारों की तहरीरें आप तक पहुंचाएं जिन्होंने जिंदगी को सिर्फ संजीदगी से नहीं देखा, बल्कि उसकी मज़हक खेजी, उसके तजादात और इंसान की छोटी छोटी कमजोरियों को भी अदब का हिस्सा बनाया। आज की नशिस्त में हम उर्दू नसर के एक ऐसे ही साहिब तर्ज कलमकार से मिलने जा रहे हैं जिनका तंज जख्म लगाने के लिए नहीं, पर्दा उठाने के लिए है। वो इंसान की हिमाकत पर हंसते जरूर हैं, मगर उस हंसी में एक अजीब सी अपनायत भी शामिल रहती है, और वो हैं मिर्जा अजीम बेग चुगताई। उनकी तहरीर में जिंदगी किसी संजीदा इजलास की तरह नहीं चलती, जहां आदमी मंसूबा कुछ बनाता है और सूरत हाल कुछ और निकल आती है। खुद एतमादी जरा सी ठोकर पर डगमगा जाती है। तजुर्बा किताबी इल्म की नाक पकड़ लेता है और इज्जत व वक़ार के बड़े बड़े तसव्वुरात रोजमर्रा की किसी मामूली सी उलझन के सामने बेबस दिखाई देने लगते हैं। आज का अफसाना भी एक ऐसे ही पेशे के गिर्द घूमता है जिसका नाम सुनते ही जहन में दलील, कानून, अदालत और वक़ार आते हैं। मगर मिर्जा साहब उसे जिस जाविये से दिखाते हैं, वहां मामला सिर्फ कानून जानने का नहीं रहता, वहां कुछ और भी सीखना पड़ता है। लोगों को पढ़ना, अपनी हैसियत को संभालना, एतमाद दिखाना, और कभी कभी शायद वो सब भी जो किसी कानून की किताब में दर्ज नहीं होता। तो देखिए, एक नौ आमोज पेशावर जब किताबों की दुनिया से निकलकर अमली मैदान में कदम रखता है तो उसके ख्वाबों, उसके एतमाद और उसकी हकीकत का आपस में क्या मामला बनता है। पेश खिदमत है मिर्जा अजीम बेग चुगताई का शगुफ्ता और मानिखेज अफसाना वकालत। मंजूर है गुजारिश अहवाल वाकई, अपना बयान हुस्ने तबीयत नहीं मुझे। वकालत भी क्या ही उम्दा आजाद पेशा है। क्यों? सुनिए, मैं बताता हूं। 5 साल का जिक्र है कि वो कड़ाके का जाड़ा पड़ रहा था कि सुबह के 8 बज गए थे, मगर बिछोने से निकलने की हिम्मत न पड़ती थी। लिहाफ में बैठे बैठे चाय पी। 2 मरतबा खानम ने लिहाफ घसीटा, मगर ना उठना था ना उठा। गरज चाय पीने के बाद उसी तरह ओढ़े लपेटे बैठकर सिगरेट सुलगाया ही था कि क्या देखता हूं कि एक बिल्ली अलमारी के पीछे से झांक रही है। फौरन उठा और दबे पांव दरवाजे पर पहुंचकर उसको बंद कर दिया। दूसरे दरवाजे को भी लपक कर बंद किया। जब बिल्ली घिर गई तो हलक फाड़ कर चिल्लाया, खानम दौड़ना, जल्दी आना, बिल्ली, अरे बिल्ली, बिल्ली घेरी है। क्या है? खानम ने सहन के उस पार से आवाज दी, अभी आई। जोर से मैं फिर गला फाड़ कर चिल्लाया, बिल्ली घेरी है, बिल्ली, अरे बिल्ली, अरे क्या बहरी हो गई हो। खानम को कबूतरों का बेहद शौक था और ये कमीनी बिल्ली 3 कबूतर खा गई थी। इलावा इसके 2 मुर्गियां, 4 चूजे और मक्खन दूध वगैरह अलहदा। खानम तो बौखलाई हुई पहुंची और कांपते हुए उसने मुझसे पूछा, क्या बिल्ली पकड़ ली? पकड़ ली? मैंने कहा, हाँ घेर ली, बिल्ली, बिल्ली, अरे जल्दी। ये कहकर मैंने खानम को अंदर लेकर दरवाजा बंद कर लिया। खानम की अम्मा जान ने मना कर दिया है कि बिल्ली को जान से मत मारना। इधर बिल्ली का यह हाल कि रूई के गाले की मार से काबू में नहीं आती। जरूरत इजाद की माँ है और मैंने भी एक नई तरकीब निकाली है।
कि बिल्ली की भी अकल ठिकाने आ जाए और खानम की अम्मा जान भी नाराज ना हो। वो ये कि कमरे को चारों तरफ से बंद करके सिर्फ एक दरवाजे के किवाड़ को जरा सा खोल दीजिए, सिर्फ इतना कि बिल्ली उसमें से निकल जाए, और खुद दरवाजे के पास एक कुर्सी पर खड़े होकर किवाड़ पर हाथ रखे अपनी बीवी से कहिए कि लकड़ी लेकर बिल्ली पर दौड़े, और जब डर लगे तो लकड़ी को ताक कर बिल्ली को ऐसे मारिए कि सीधी लैंप में जा लगे, और दूर ही से तकिए, जूते, गिलास, जरूरी मुकदमों की मिसलें, ताजीरात हिंद, कानून शहादत, बाजाब्ता दीवानी या इसी किस्म की दूसरी चीजें बिल्ली की तरफ फेंकते रहिए। और फिर भी जबकि कुछ ना लगे और कोई चीज भी बाकी ना रहे तो सिगरेट का डब्बा मां सिगरेटों के टाक के बिल्ली के मारे। लाजमी है कि एक सिगरेट तो बिल्ली के जरूर लगेगा। बिल्ली टंगाकर खामखा उसी दरवाजे से भागेगी जहां आप उसके मुंतजिर किवाड़ पकड़े खड़े हैं। जब आधी बिल्ली दरवाजे के बाहर और आधी अंदर तो जोर से दरवाजे को बंद कर दीजिए और बिल्ली को दरवाजे ही में दाब लीजिए। बीवी से कहिए कि दरवाजा जोर से दबाए रखे और खुद एक तेज धार उस तरह से बिल्ली की दुम खैयार तुर्की की तरह काट लीजिए। फिर जो दुम कटी आपके मुंह की तरफ रुख भी कर जाए तो मेरा जिम्मा। चुनाचे मैंने भी यही किया। इधर बिल्ली दरवाजे के बीच में आई और फिर जोर से चिल्लाया, खानम लीजिए, खानम लीजिए। खानम दौड़ कर आई। मैंने कहा, तुम दरवाजा दाबो मगर जोर से, वरना बिल्ली लौट कर काट खाएगी। गरज खानम ने जोर से दरवाजा दबाया। बिल्ली तड़प रही थी और अजीब अजीब किस्म की आवाजें निकाल रही थी। उधर मैं इस्तरा लेकर दौड़ा और बस एक हाथ में दुम खट से साफ उड़ा दी। दुम तो बिल्कुल साफ उड़ गई, मगर बदकिस्मती मुलाहिजा हो, दफ्तर का वक्त था और मुंशी जी एक मुकदमे वाले को फांसी ला रहे थे। बिल्ली को उसी तरह दबा हुआ देखकर सीढ़ियों पर बेतरह लपके कि ये क्या माजरा है। ऐन उस वक्त जबकि मैंने दुम काटी, इंतहाई जोर लगाकर बिल्ली तड़प उठी और गूं फुश करके मुंशी जी पर लगी और वो मुवक्किलों पर गड़प। खानम के मुंह से मुंशी जी की झलक देखकर एकदम से निकला मुंशी जी, मेरे मुंह से निकला मुवक्किल, मुकदमा। खानम ने फिर कहा, मुकदमा। इतने में मुंशी जी ने दरवाजे में सर डालकर अंदर देखा। मेरे एक हाथ में उस्तरा था और दूसरे हाथ में बिल्ली की दुम। खानम बराबर खड़ी थी। मुंशी जी आग बगोला हो गए। अंदर आए गुस्से के मारे उनकी शक्ल चिड़ी टन के बादशाह की सी थी। ला हौल वला कुव्वत। मुट्ठी भींचकर मुंशी जी बोले, मुवक्किल, और फिर दांत पीसकर बहुत जोर लगाया, मगर निहायत आहिस्ता से कि मुवक्किल जो बाहर खड़ा था वो सुन ना ले। मुवक्किल, हौल वला कुव्वत, कोई मुकदमा ना आएगा, ये वकालत हो रही है। मुंशी जी ने हाथ से कमरे की लोटपोट हालत को देखकर कहा। खानम गायब हो चुकी थी। मैं भला इसका क्या जवाब देता। ये वकालत हो रही है, मुंशी जी ने फिर उसी लहजे में कहा। 500 का मुकदमा है, जल्दी। हाथ से झटक कर कहा। 500 रुपए का नाम सुनकर मैं भी चौंका। रुपयों का ख्याल आना था कि उस तरह और बिल्ली की दुम अलग फेंकी और दौड़कर दूसरी तरफ से दफ्तर का दरवाजा खोला। मुंशी जी ने जल्दी से मुवक्किलों को बिठाया और दौड़कर मुझसे ताकीद की कि फौरन आओ। 500 रुपए मिलने वाले हो रहे थे और जूं तूं करके जल्दी जल्दी मैंने कोट पतलून पहना, क्योंकि मुंशी जी की हमेशा से ताकीद थी कि बगैर कोट पतलून पहने दफ्तर में ना बैठा करो। मोजे पहनने को था कि मुंशी जी फिर आया और चलते नहीं ये कहकर मेरे होश उड़ा दिए। मैं बगैर मोजे पहने स्लीपर में चला आया, बल्कि यूं कहिए कि मुंशी जी मुझे खींच लाए। निहायती संजीदगी से मैंने मुवक्किलों के सलाम का जवाब दिया। एक बड़ी तोंद वाला मारवाड़ी लाला था और उनके साथ 2 आदमी थे जो मुलाजिम मालूम होते थे। लाला जी बैठ गए और उन्होंने अपने मुकदमे की तफसील सुनाई। वाकया दरअसल यूं था कि किसी समझदार आदमी ने लाला जी को उल्लू की गाली दी थी। गाली दोहराना खिलाफ तहजीब है। नाजरीन की आगाही के लिए बस इतना काफी है कि उस गाली की रूह से लाला साहब की वल्दियत उल्लू हुई जाती थी। मैंने लाला जी से बहुत से सवालात किए और खूब अच्छी तरह गौर व फिक्र के बाद उनसे कहा, मुकदमा नहीं चल सकता। लाला जी ने एतराज किया। क्यों? मैंने कहा, इस वजह से नहीं चल सकता कि अव्वल तो आपके पास कोई गवाह नहीं, और फिर दूसरे कि ये तमाम हाई कोर्ट इस बारे में मुत्तफिक हैं कि इस किस्म के अल्फाज रोजाना आला तबके के लोग बातचीत के दौरान में आज़ादी से इस्तेमाल करते हैं और इससे तौहीन नहीं होती। लाला जी कुछ बर्दाश्ता खातिर होकर मुंशी जी से बोले, वाह जी, तुम भी हमें कहां ले आए? हमें तो ऐसे वकील के पास ले चलो जो मुकदमा चला दे। मेरी नजर मुंशी जी पर पड़ी और उनकी मेरे ऊपर। वो आग बगोला हो रहे थे मगर जब्त कर रहे थे। नजर बचाकर उन्होंने झुंझलाकर मेरे ऊपर दांत पीसे, फिर एकदम से सामने की अलमारी पर से बिला किसी इम्तियाज 2-3 किताबें जो सबसे ज्यादा मोटी थी मेरे सामने पटक दी और बोले, वकील साहब, लाला साहब अपने ही आदमी हैं, जरा किताबों को गौर से देखकर काम शुरू कीजिए। ये कहते हुए मेरे सामने डिक्शनरी खोल कर रख दी, क्योंकि उस किताब की जल्द भी सबसे मोटी थी। फिर लाला साहब की तरफ मुस्कुराकर मुंशी जी ने ऐनक के ऊपर से देखते हुए कहा,
लाला साहब माफ कीजिएगा, ये भी दुकानदारी है, और फिर आपका मुकदमा 100 में चले, 1000 में चले हैं। फिर मेरी तरफ मुखातिब होकर मुंशी जी उसी तरह मुस्कुराते हुए बोले, साहब ये लाला साहब घर ही के आदमी हैं, मेरी इनकी 18 बरस से दोस्ती है, कोई आज की मुलाकात थोड़ी है। लाला जी के मुंशी जी से निहायत ही गहरे और देरीना ताल्लुकात थे, और वो ये कि मुंशी जी उस सड़क पर 18 बरस से चलते थे जिस पर लाला साहब की दुकान थी। चुनाचे लाला साहब ने इन देरीना ताल्लुकात की तस्दीक की। मैं इस दौरान डिक्शनरी को लापरवाही से देख रहा था। मेरे सामने हुरूफ बी की फहरिस्त थी। मान लव्स बर्ड यानी चिड़िया पर मेरी नजर पड़ी, और फिर लाला जी पर। कतई ये लाला जी चिड़िया था, कम से कम मेरे लिए, और वो भी सोने की। उनसे मुझे 500 रुपए वसूल होने वाले थे। मैंने वाकई बड़ी हिमाकत की थी जो उनसे कह दिया था कि मुकदमा नहीं चल सकता। ये मैंने महसूस किया। मुझे खामोश देखकर लाला साहब पजमुर्दा होकर बोले, वकील साहब तो कुछ बोलते नहीं, इनके वालिद खान बहादुर हैं। मैंने मुंशी जी से सवाल किया। लाला जी ने कहा, हमारे मोहल्ले में खुद एक राय बहादुर रहते हैं। लाला जी ने ये इस तरह फखरिया कहा गोया वो खुद राय बहादुर के लड़के हैं। मैंने मौके पर कहा, लाला साहब आपके पास गवाह कोई नहीं है। इसका तो मुंशी जी ने मेरी बात काट कर कहा, इस बारे में सब तय हो चुका है, 4 गवाह बना लिए जाएंगे। तो फिर क्या है, मैंने इत्मीनानी लहजे में कहा। इसके बाद ही लाला जी पर रोगन काज की खूब ही मालिश की गई। इस सिलसिले में लाला जी से कुछ अजीब ही तरह के बड़े गहरे ताल्लुकात कायम हो गए, क्योंकि लाला जी मारवाड़ी थे और मैं भी मारवाड़ी हूं। और फिर मेरे वालिद साहब मारवाड़ी की उस रियासत में जहां लाला जी की लड़की ब्याही गई है मुलाजिम है। मेरे पैर में सर्दी महसूस हो रही थी। 2 मरतबा मुलाजिम लड़के को आवाज दे चुका था। मोजे पलंग के पास कुर्सी पर पड़े थे। लाला जी ने मुंशी जी की तजवीज पर कहा कि नौकर आप ही का है। कमरा भी बराबर ही था, मगर वो मारवाड़ी मुलाजिम था। जब वहां पहुंचा तो पुकार कर उसने पूछा, क्या दोनों लाऊं? ला हौल वला कुव्वत। मैंने अपने दिल में कहा, ये लाला जी का नौकर भी अजीब अहमक है, मगर मैं खुद मारवाड़ी था और जानता था कि ये उस मुल्क का रहने वाला है जहां उर्दू ठीक नहीं समझते। मगर फिर भी इस हिमाकत पर तो बहुत ही गुस्सा आया, क्योंकि आप खुद गौर कीजिए ना कि मोजे मंगाया और पूछता है कि दोनों लाऊं। पुकार कर मुंशी जी ने कहा, हाँ दोनों। आप यकीन मानिए कि वो कमरे से बजाय मोजों के दोनों उगालदान लिए चला आता है। मैं अब उसकी सूरत को देखता हूं कि हंसूं या रोऊं। अभी अभी ये तय कर नहीं पाया था कि लाला जी मुरादाबादी कलई को उगालदान को शायद गुलदान समझकर देखते हैं। उसको मुट्ठी में इस तरह पकड़ते हैं जैसे मदारी डुगडुगी को। यहां तक भी गनीमत है, मगर किस्मत तो देखिए कि कबल इसके कि मुंशी जी उनके हाथ से उगालदान को लें और मुलाजिम को उसकी गलती बताएं, लाला जी ने उसके अंदर झांक कर देखा और कर्राहियत मगर नहायत संजीदगी से उसको जमीन पर रखते हुए बोले, बासन तो घड़ाइन चौखा है, मगर किसी बेटी रे बाप ने इसमें थूक दिया है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। वो अपना हाथ पाक करने के लिए जमीन पर रगड़ रहे थे और मैं अपनी किस्मत को रो रहा था कि खुदा ने पाला डाला तो ऐसों से, क्योंकि घड़ाई चौखा के मानी है बहुत अच्छा, और बेटी रे बाप के मानी है बेटी का बाप, यानी परले दर्जे का अहमक और बदतमीज। ये सब कुछ था, मगर 500 रुपए। मुझे लाला जी महज उन्हीं रुपयों की वजह से परी मालूम हो रहे थे। क्यों ना हो, इधर लाला जी गए और उधर मुंशी जी ने ऐनक के ऊपर से मेरे ऊपर निगाहें तिरछी तिरछी डाली। बड़े लाल पीले होकर उन्होंने कहा, मैं नौकरी नहीं कर सकता। आप वकालत कर चुके हैं, कर चुके, बस हो चुकी, देख लिया। नाई रे नाई, कितने बाल जो हैं साहब जी सामने आए जाते हैं, कहीं ऐसे ही वकालत होती है? इधर फिर मैंने तंग आकर कहा, तो आखिर क्या गजब हो गया? झल्ला कर मुंशी जी बोले, जी हां, मारवाड़ी का मुकदमा और आप बिल्ली की दुम काट रहे हैं। और जो वो देख लेता तो? हाँ, और ये आपने ये कैसे कह दिया कि मुकदमा नहीं चल सकता? मुंशी जी ने जुमला तेज होकर कहा। मैंने कहा, इसलिए कि अव्वल तो गवाह न दारूद, और फिर दूसरे ये कि महज इतनी सी बात पर मुकदमा। मुंशी जी झल्ला कर बोले, बस हो चुकी वकालत। आपको कैसे मालूम कि मुकदमा नहीं चलेगा? इम्तिहान क्या पास किया कि समझे कि वकील हो गए? अरे मियां, यहां तो ये हाल है कि न मालूम कितनों को वकील बना दिया। हर बार कहता हूं और फिर वही बातें। मुकदमा भी ना चलेगा तो मुवक्किल से थोड़ी कह दिया जाता है कि तेरा मुकदमा नहीं चलेगा। मैं कायल हो रहा था, वाकई मेरी गलती थी। मुंशी जी बुजुर्ग और हमदर्द थे। कानूनदानी से कुछ नहीं होता, बकौल उनके वकालत के पेज सीखना चाहिए। ये वकालत के पेज हैं, यानी बाल्फाज दीगर मक्कारी। मैं क्या जवाब देता? कायल था, माकूल था, सर हिला रहा था, हंसी आ रही थी और दिल में कह रहा था, क्या आती है उर्दू ज़बां आते आते।
कमबख्ती तो देखिए कि खानम शीशे में से झांक रही थी और मुंशी जी की बातें सुनकर अकेले ही अकेले हंस रही थी। मेरी नज़र जो पड़ी तो मुझे भी बेख्तियार हंसी आई और मैं एकदम से कमरे से भागा। खुदा मालूम मुंशी जी क्या बुड़बुड़ा, इतना जरूर सुना, बदतमीजी, वकालत नहीं। मुंशी जी गुस्से में आकर चल दिए। मैं खाना खा ही रहा था कि एक मुकदमे वाले ने पुकारा। ये एक मुवक्किल का लड़का था जिसका आज मुकदमा था और उसने मुझसे कहा, बाप ने ताकीद करके कह दिया है कि मोटी वाली किताब जरूर लेते आना। मुकदमा दीवानी का था और मुझे फौजदारी की किताब की आज कचहरी में जरूरत थी। चुनाचे मैंने ताजीरात हिंद देकर उसको रवाना किया। ये भी करना पड़ता है, वरना मुवक्किल साहब मुकदमा खिलाफ हो जाने की सूरत में तमाम इल्जाम देते हैं कि किताब मोटी वाली कह देने पर भी ना लाए। ख्वाह आपको किताब की जरूरत हो या ना हो, मगर मुवक्किल साहब फरमाए तो फिर कैसे न ले जाइएगा। जरूरत पतली सी किताब की हो मगर आपको मोटी किताब ले जाना पड़ेगी। मैं अपनी काबिलियत पर दिल ही दिल में नाजा था और इसका सिक्का खानम पर भी बिठाना चाहता था। कुछ सुनती हो? मैंने कहा। मेरे साथियों में से अब तक किसी को 500 रुपए का मुकदमा नहीं मिला। शायद कायल होकर खानम इसके जवाब में मुस्कुराई और मैंने रोब जमाया। तुम खुद देखो कि इतनी जल्दी 500 रुपए के मुकदमात आने लगे हैं। अब बताओ, नौकरी अच्छी या वकालत? खानम अपनी फिक्र में थी और बोली, तो अपनी बात से फिर ना जाना। आज शाम को कचहरी से आओ तो बुंदे जरूर साथ हों, दाम तय कर लेना और चुका कर लाना। और बात काट कर मैंने कहा, लेता आऊंगा मैं। और देखो, जब एक मुकदमा बड़ा आता है यानी ज्यादा फीस का, तो फिर उसके साथ साथ बड़े अच्छे मुकदमे आते हैं और तार सा बन जाता है। खानम ने कहा, तो जरूर लेते आना, कल तक तो वो दे देगा, आखिर मारवाड़ी महाजन है। उसके लिए 500 रुपए कौन सी बड़ी बात है। कायदे से तो मुंशी जी ने उससे रुपया वसूल कर ही लिया होगा। मैंने सोचा कि बात दरअसल जनाब यह है कि मेरी हैसियत के नए वकील के पास अगर 500 रुपए का मुकदमा आ जाए तो उसको ऐसा मालूम देता है कि ठंडे पानी से नहा रहे हैं। मतलब मेरा यह कि सांस कुछ ऊपर और खींचने लगती है। मैंने खानम से फौरन वादा कर लिया था कि कचहरी से वापसी पे मैं हीरे के बुंदे लेता आऊंगा। वो बुंदे उन्होंने हाल ही में बेहद पसंद किए थे, लेकिन कायदे से अब तक उनके लिए मेरी हैसियत को देखते हुए वो खरीदने की चीज न थी, बल्कि महज देखने की चीज थी। खानम के बार बार इसरार से मैंने कहा, जान क्यों खाए जाती हो, कहता भी हूं कि लेता आऊंगा, जरूर लेता आऊंगा, जरूर बिल जरूर, और कचहरी से सीधा बाजार जाऊंगा, इत्मीनान रखो। बावजूद इस कदर इत्मीनान दिलाने के भी खानम मुझे कमरे के दरवाजे तक हस्बे मामूल रुखसत करने जो आई तो चलते चलते फिर ताकीद कर दी। मैं कचहरी पहुंचा। रास्ते में जितने भी नीम के दरख्त मिले उनकी तरफ देखा तो खानम की ख्याली तस्वीर हीरे के बुंदे पहने हुए नजर आई। तबीयत आज बेतरह खुश थी। अपने को मैं जरा बड़े वकीलों में शुमार कर रहा था। कचहरी पहुंचकर सीधा मुंशी जी के पास पहुंचा। मुंशी जी ने मुझे देखकर नाक के नथने फुला लिए। मैंने जरा इधर उधर की काम की बातें पूछी तो मुंह बना बना कर जवाब दिया, मगर मुझे खानम के बुंदों की जल्दी पड़ी थी और मैंने मुंशी जी से आखिर को पूछ लिया कि 500 रुपए में लाला जी कितने रुपए दे गए हैं और कितने बाकी हैं। किसी ने कहा है, ए बसा आरज़ू के खाक शुद्ध। आप मुश्किल से अंदाजा लगा सकेंगे कि मेरा क्या हाल हुआ जब मालूम हुआ कि मुकदमा 500 का तो था, बेशक था और है, मगर 500 रुपए का नहीं है, बल्कि दफा 500 का। ताजीरात हिंद दफा 500 का है। सदमे की वजह से मेरी गर्दन एक तरफ को ढलक गई और इस पर मुंशी जी का निहायत ही करख्त और तंजिया लहजे में रिमार्क, जी हां, 500 रुपए फीस के मुकदमे आपके लिए अब हाई कोर्ट से मंगवाऊंगा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मेरा तमाम जोश खरोश रुखसत हो गया और एक अजीब सी पसपाई छा गई। जमाई लेकर सामने नीम की तरफ देखा। बजाय खानम के ख्याली तस्वीर के दुकानदार की अलमारी में बुंदे मखमल की डिबिया में रखे उसी तरह चमक रहे थे। घर पहुंचा तो खानम ने चुपके से आकर पीछे से आंखें बंद कर ली और फिर फौरन ही मेरी दोनों जेबों में हाथ डालकर कहा, तुम्हें कसम है, कितने में मिले? अब आगे जाने दीजिए कि किस तरह मैंने खानम को गलतफहमी से निकालकर समझाया और क्या क्या कोफ्त हुई। और ये सब कुछ अपनी ही हिमाकत से, क्योंकि जरा गौर करने पर मालूम हो गया कि इस किस्म के ख्यालात ही दिल में मुझे ना लाना चाहिए थे। ला हौल वला कुव्वत। दूसरे तीसरे रोज का जिक्र है कि एक पुरलुत्फ ईट रूम में था। कुछ शनासा दोस्त बाहर से भी उसी तकरीब में आए थे जिनका ताल्लुक कॉलेज से था। उनमें से कुछ वकील भी थे। यहां वकीलों से बहस है।
उनमें से कुछ साहिबान ऐसे थे जिनसे मेरी बड़ी बेतकल्लुफी थी। मुझसे 2-3 साल पहले LLB कर चुके थे। फर्ज कीजिए कि उनमें से एक का नाम अलिफ और दूसरे का बे और तीसरे का जीम था। मिस्टर अलिफ से सुबह मुलाकात हुई थी। सख्त परेशान थे, वकालत कतई न चलती थी। कहने लगे, यार क्या करूं, नौकरी की फिक्र में हूं। मैंने कहा फिर? तो बोले, कोई नौकरी भी नहीं मिलती। मेरी हालत पूछी तो मैंने भी यही कहा और हकीकत बतला दी कि यार जब तक वालिद साहब रुपए देते जाएंगे मैं बराबर वकालत करता जाऊंगा। इसी तरह बे साहब से भी मुलाकात एक और साहब क्यों हुई। उनका पतला हाल था, बल्कि उनकी जेब से तो उम्दा उम्दा किस्म के वांटेड इश्तिहारात की गड्डी निकली। चूंकि मेरे गहरे दोस्त थे, 2-3 उसमें से छांट कर मुझे भी इश्तिहार दिए और फिर अर्जी के बारे में ताकीद की कि रजिस्ट्री से भेजना। आज तक तो अर्जियों में से एक का भी जवाब नहीं आया और खामखा रजिस्ट्रियों पर मेरे दाम गए। जीम साहब से भी मुलाकात हुई और उनका भी यही हाल था। मेरी उन तीनों हजरात से बेतकल्लुफी थी, लिहाजा मुझे असली हालात बताने में किसी ने तामुल न किया। शाम को ईट रूम के पुरलुत्फ जलसे में मेरी किस्म के बहुत से वकील अपने अपने बापों की कमाई से बनवाए हुए कीमती सूट जेबतन किए केक और फल झाड़ रहे थे। हम उम्र और हम ख्याल और फिर हम पेशा जमा हुए तो यही सवाल पेश हो गया कि कहो भाई कैसी चलती है। मैं नहीं अर्ज कर सकता कि यह सवाल किस कदर टेढ़ा है। आपको पहचान बताता हूं कि नया वकील इस सवाल का जवाब देने से पहले अगर जरा भी खांसे या इधर उधर देखे तो जो आमदनी वो अपनी बताए उसको बेधड़क 10 पर तकसीम कर दें। बिल्कुल सही जवाब निकल आएगा। नए वकील इस सवाल से इस कदर घबराते हैं, खुसूसन मैं, कि अगर वो ससुराल जाते हों तो महज इस सवाल से बचने के लिए बतौर पेशबंदी यही कह दिया जाता है कि जनाब एक मुकदमे में जा रहा हूं। आप ही बताइए कि फिर आखिर क्या बताया जाए। गरज यही सवाल के कैसी चलती है पेश किया गया और मिस्टर बे को जवाब देना पड़ा। मिस्टर बे ने चेहरे को किसी कदर मुनव्वर करके कहा, खुदा का शुक्र है, अच्छा काम चल रहा है। कितना औसत पड़ जाता है? मिस्टर जीम ने पूछा। मिस्टर बे ने जरा गला साफ करके खांसते हुए कहा, क्या औसत होता है भाई, बात तो यह है कि नया काम है, कुछ भरोसा नहीं, किसी महीने में कम तो किसी में ज्यादा। इतना कहकर कुछ खाने की तरफ मुतवज्जो हुए क्योंकि इस फर्ज से भी गाफिल न रहना चाहते थे, और फिर कुछ समझकर खुद ही कहा, एक महीने में ऐसा हुआ कि सिर्फ 32 रुपए 8:45 आने आए। एक कहकहा लगा और एक साहब ने जोर से कहा, 8:45 आने, न कम न ज्यादा। मिस्टर बे ने जल्दी से लोगों की गलतफहमी से इस तरह निकाला, एक में तो 32.5 रुपए आए, लेकिन दूसरे महीने में 17 रोज के अंदर अंदर 246। मिस्टर जीम, नेज औरों ने गौर से मिस्टर बे की आमदनी का मुआयना करते हुए कहा, तो औसत आपका 200 रुपए माहवार का पड़ता होगा। मिस्टर बे ने नजर नीची किए, नारंगी की फांक खाते हुए कहा, जी मुश्किल से 200 से कम ही समझिए, बल्कि एक कम 200 कहिए। इस तरह सवाल से अपनी जान छुड़ाकर अब मिस्टर जीम को पकड़ा और कहा, कहो यार तुम्हारा क्या हाल है। अब मिस्टर जीम की तरफ सबकी आंखें उठ गईं। उनकी हालत भी काबिल रहम थी। उनको भी खांसी आई और उनका भी औसत 200 पौने 200 के करीब पड़ा। मिस्टर अलिफ का नंबर आया तो कमोबेश इतना ही उनका भी हिसाब पड़ता था, मगर चूंकि वो हिसाब रखने के आदी नहीं थे, लिहाजा कुछ ज्यादा रोशनी डालने से कासिर रहे। सबकी बिलित्तेफाक राय थी कि वकालत निहायत उम्दा और आजाद पेशा है। कतई है, बशर्त यह कि घर से बराबर रुपया आता रहे। साल 2 साल में 150-200 की आमदनी होने लगना दलील है इस यकीनी अमर की कि 10-12 साल में काफी आमदनी होने लगेगी, यानी 1000-1200। मेरा नंबर आया तो मैंने मिस्टर बे के अता करदा वांटेड के इश्तिहार निकाल कर दिखाया कि भाई मैं तो आजकल ये देख रहा हूं। नाजरीन ने कहकहा लगाया और मैंने चुपके से मिस्टर बे की तरफ देखा। वो कुछ बेचैन थे। मिस्टर अलिफ व बे व जीम क्या, बल्कि बड़ी हद तक जितने भी वहां वकालत पेशा थे उन्होंने खास दिलचस्पी का इजहार किया। और फिर मिस्टर अलिफ व बे व जीम ने तो कहा कि अजी जमे रहो, हम भी पहले घबरा गए थे और तुम्हारी तरह कहते थे कि नौकरी कर लेंगे, मगर खबरदार नौकरी का भूल कर भी नाम ना लेना। वाकई बात भी ठीक थी। क्यों? शायद महज इसी वजह से कि वकालत निहायत मुअज़्ज़ज़ और आजाद पेशा है। उसी ईट रूम में मेरे सीनियर भी मिले। कहने लगे कि सुबह आना एक मामूली सी उज़ुरदारी है, 10 बजे की गाड़ी से चले जाना, शाम की गाड़ी से चले आना। यह जिले की एक तहसील की मुंसिफी का मुकदमा था। मुकदमा या फीस के बारे में कैफियत पूछ न सका। मेरे सीनियर पुराने और कामयाब वकील हैं, लंबे चौड़े वजीह आदमी, कदावर दबंग आवाज के वकीलों में नुमाया शख्सियत रखने वाले।
चूंकि तहसीनों की मुंसिफी में नए वकील को खुसूसन जरा ठाठ से जाना चाहिए, मैंने भी रात ही कोई उम्दा सा सूट निकाल कर रखा। सुबह खानम से कहा कि चाय के बजाय पराठे और अंडे खिलवाओ। एक किताब भी ले जाना तय हुआ, हालांकि इसकी कोई जरूरत न थी। मुझे तो अफसोस था ही, खानम से कहा तो उसको और भी अफसोस हुआ कि जब मैं अपने सीनियर के यहाँ से वापस आया और सारा किस्सा सुनाते हुए जल्दी जल्दी स्टेशन जाने की तैयारी की, बात अफसोस की दरअसल ये थी कि मुवक्किल 20 रुपए दे गया था। सीनियर साहब तो जजी की एक अपील की वजह से ना जा सकते थे, लिहाजा उन्होंने मुझसे कहा कि वकालतनामा मौजूद है, उस पर तुम भी दस्तखत कर देना और 10 रुपए तुम ले लेना, बाकी मुवक्किल को वापस कर देना। मैं भला उनसे कैसे कहता कि जनाब ये आप क्यों नाहक वापस करवाते हैं। मेरे और खानम के दिमाग तो देखिए। मैं सोच रहा था कि जो काम मेरे सीनियर करते आखिर बिल्कुल वही काम मैं करूंगा। वो खुद करते तो 20 लेते ना, जो मुवक्किल दे ही गया था, और मुझसे काम ले रहे हैं तो आया हुआ रुपया वापस कर रहे हैं। ये सब कुछ अगर मुझे वापस करना ही था। रुपए फीस के अलावा किराया वगैरह के अलहदा थे। मामले को सीनियर साहब से खूब समझ कर आया था, और फिर आखिर कुछ मामला भी तो हो, जरा गौर तो कीजिए कि काम ही क्या था। किस्सा दरअसल ये था कि 2 भाई थे, एक ने कर्ज लिया, महाजन कुर्की कराने आया तो कर्जदार भाई के पास कुछ बरामद ना हुआ तो उसने दूसरे भाई के बैल खामखा कुर्क करा लिए। अगर देखा जाए तो इस मामले में दरअसल किसी वकील की भी जरूरत ना थी, कुजा एक बड़े वकील की, क्योंकि कोऑपरेटिव बैंक के रजिस्टर मौजूद थे, और फिर पटवारी की फर्द, जिससे ये साबित था कि दोनों भाइयों की खेती बाड़ी और तमाम कारोबार अलग हैं, और एक भाई के कर्जे में दूसरे भाई के बैल किसी तौर भी कुर्क नहीं हो सकते। इसकी भी पूरी शहादत मौजूद थी कि ये बैल बैंक के कर्ज से खरीदे गए हैं। इन तमाम बातों के बावजूद भी बजाय वकील बिल्कुल ना करने के या मेरा सा कोई थर्ड क्लास कर लेने के, वो भला मानुस सीधा मेरे सीनियर के पास दौड़ा आया। मैं आपसे क्या अर्ज करूं कि तमाम नए वकीलों को, खुसूसन मुझे सबसे ज्यादा, कितनी बड़ी शिकायत है कि अहले मामला यानी मुकदमा लड़ने वाले जरा जरा से कामों के लिए बड़े बड़े वकीलों के पास दौड़ते हैं। हम लोगों को कोई मस्खरा भूल कर भी नहीं पूछता, वरना इससे बेहतर काम आधी से कम फीस पर दौड़ कर करें। मगर साहब हमारी कोई नहीं सुनता। जिसे देखो बड़े वकीलों की तरफ दौड़ा चला जा रहा है। हम भी जलकर कहते हैं, जाओ भाई हमारी बला से, तुम एक छोड़ो 10 मरतबा जाओ, दुगने चौगने दाम भी दो और झिड़कियां खाओ, वो अलहदा। अब आप ही बताएं कि इसके अलावा और भला हम कर ही क्या सकते हैं। 10:30 बजे के करीब मैं मंजिल मकसूद पर पहुंच गया और फौरन अपने मुवक्किल की तलाश शुरू कर दी। ये मुवक्किल दरअसल मेरे सीनियर साहब का बेहद कायल बल्कि मोतक़िद था, और सोचता था कि खराब मुकदमा भी वो दुरुस्त कर सकते हैं। चुनाचे इसी बिना पर वो उनके पास दौड़ा आया था। मैंने उस मूजी को कभी ना देखा था। इधर मैं उसकी तलाश में था और उधर वो मेरे सीनियर का मुंतज़िर। उसे क्या मालूम कि उनकी बजाय मैं आया हूं और खुद उसको ढूंढता फिरता हूं। पेशकार के पास जाकर मैंने वकालतनामा दाखिल किया। अदालत के कमरे से निकला ही था कि गंवार ने मुझे सलाम किया, इस तरह के जैसे मुझसे कुछ पूछना चाहता है। उसने मुझसे मेरे सीनियर के बारे में पूछा कि क्यों साहब, आप बता सकते हैं कि वो क्यों नहीं आए। मैंने उसके जवाब में उसका नाम लेकर पूछा कि तुम्हारा नाम ये है। उसने कहा हाँ। मैं खुश हुआ कि मुवक्किल मिल गया। मैंने उससे कहा कि तुम्हारे मुकदमे में मैं आया हूं, उनकी जजी में एक अपील है। ये सुनकर उस कमबख्त का गोया दम ही तो सूख गया। निहायत ही बददिल होकर उस नालायक ने 2-4 आदमियों के सामने ही कह दिया, उन्होंने यानी मेरे सीनियर ने मेरा मुकदमा पट कर दिया। आप खुद ही ख्याल कीजिए कि उस गंवार के ऊपर मुझे क्या गुस्सा ना आया होगा। मैं सख्त खफीफ सा हुआ और दिल ही दिल में मैंने कहा कि अगर ऐसे ही 2-4 और मिल गए तो फिर बकौल मुंशी जी वकालत तो बस चल चुकी। मैंने अपनी खिफ़त मिटाने को हंसी में बात टालना चाहिए और कहा, क्या फजूल बकता है। मुझे ख्याल आया कि 10 रुपए मिन जुमला 20 के इसी वक्त वापस कर दूं ताकि ये खुश हो जाए। चुनाचे मैंने 10 रुपए का नोट निकाल कर उसको दिया और कहा कि बाकी मेरी 10 फीस के हुए और ये तुम्हें वापस किए जाते हैं। मेरा रुपया वापस करना गोया और भी सितम हो गया। गोया सारी कलई खुल गई। उसने नोट तय करके अपनी जेब में रखते हुए कहा, मुझे 10-5 रुपए का टूटा फूटा वकील करना होता तो मैं उनके पास क्यों जाता, यहीं किसी को ना कर लेता। अब तो जनाब मैं और भी घबराया। क्या बताऊं किस कदर कमबख्त ने मुझे खफीफ किया और कैसा सबके सामने जलील किया। मारे गुस्से के मैं कांपने लगा। मुझे मालूम होता कि मूजी मुझे इस बुरी तरह भिगो भिगो कर मारेगा तो मैं 100 रुपए फीस पर भी इस नालायक के मुकदमे में ना आता। हाय मैं क्यों आया। बस न था कि एकदम से उड़कर यहां से किसी तरह गायब हो जाऊं। मुबादा के वो इसी किस्म के फिक्रे चुस्त करे। मैं इस पेशे को दिली दिल में बुरा भला कह रहा था और बाहर इस लतीफे पर कचहरी के लोग हंस रहे थे। लाहौल वाला कोत, ऐसी भी मेरी कभी काहे को जिल्लत हुई। और ये सब दुर्गत महज 10 रुपए की बदौलत। लानत है इस पेशे पर, मैंने अपने दिल में कहा। जब मैंने देखा कि वो मूजी दूर चला गया तो फिर बरामदे में निकला।
दूर से एक दरख्त के नीचे मैंने उसको खड़ा देखा। 2-4 आदमी और थे। इतने में उस जालिम ने मुझे देखा और देखते ही वहीं से मेरी तरफ उसने उंगली उठाई। आपकी तरफ अगर कोई दुश्मन भरी हुई बंदूक की नाल दिखाए तो आप क्या करेंगे? यकीनी आड़ में छुप जाएंगे। बस फिर मैंने भी यही किया और फौरन अदालत के कमरे में घुस गया, क्योंकि वो नाशुदनी उंगली मेरे लिए किसी तरह भी बंदूक की नाली से कम न थी। फिर थोड़ी देर बाद निकला तो फिर उसने मेरी तरफ उंगली उठाई। अब मुझ में जब्त की ताकत ना थी और सीधा उसी की तरफ गया। मारे गुस्से के मेरा बुरा हाल था। पहुंचते ही उसने मेरे तेवर बिगड़े देखे कुछ झिझका के मैंने डांट कर कहा, चुप रहो बदतमीज कहीं का, एक तो हम इतनी दूर से आए हैं, आधी फीस ली और उस पर तू बदजबानी करता है। 2-1 अराइज नवीसों ने भी मेरी हिमायत की और उसको डांटा और मेरी काबिलियत वगैरह पर भी कुछ रोशनी डाली और उसको कायल किया। तो वो फौरन सीधा हो गया और फिर माजरत करने लगा, क्योंकि आखिर मुझी से उसको काम लेना था। जब वो राह रास्त पर आ गया तो मैंने उससे कुछ जबानी भी बातें दरियाफ्त की, पटवारी से भी बातचीत की, बैंक के मुंशी से भी मिल लिया और सबको जरूरी हिदायत भी कर दी। थोड़ी ही देर बाद मुकदमे की पेशी हुई। मैं कभी उस पेशी को न भूलूंगा। इधर से मैं वकील था और उधर से एक मोटे ताजे बड़ी बड़ी मूछों वाले काले भजंग वकील थे, जिनकी घाटी इस कदर साफ थी और वो इस तेजी से बोलते थे कि गुमान होता था कि कोई चने दल रहा है। उधर तो ये मामला और इधर मैं, सूखा साका कहत का मारा, मां मुबालगा मुझ जैसे उनमें से 10 बनते। गोल गपाड़ा वैसे तो मैं अभी मचा सकता हूं, हजरत कहां डफली और कहां ढोल। और फिर अलावा इसके मुझ में और उनमें सबसे बड़ा एक और फर्क था, वो फर्क जो अमूमन हाई कोर्ट और तहसील के वकील में हो सकता है। जब मुकदमा पेश हुआ तो मैंने कुछ बनकर निहायत ही कायदे से अपने मुवक्किल की उज़ुरदारी पेश की, मगर खुदा वकीलों की बदतमीजी से बचाए। वकील मुखालिफ बार बार खिलाफ कायदा दखलदार माकूलात करते थे, बेवजह और बेबात मेरे ऊपर खिलाफ कायदा एतराज करते थे। कई मरतबा मैंने अदालत की तवज्जो भी उस तरफ दिलाई कि इनका कोई हक नहीं है, और अदालत ने कहा कि मगर वो भला काहे को सुनते थे। ना ही अदालत की झिड़कियों का डर था और ना ही इसका ख्याल कि यह बात बिल्कुल बेकायदा है और मेरी तकरीर के दौरान में दखल दें। उन्हें तो बस एक ही बात का ख्याल था, और वो ये कि मुकदमा तो हारना ही है, लाओ अपने मुवक्किल ही को खुश कर लूं ताकि वो कायल हो जाए कि मेरे वकील ने कोई कसर ना उठा रखी। गरज वो मुर्गे किसी चोंचे लड़ा रहे थे, कभी मिसल सामने से ले लेते थे तो कभी फान फान कर मुझे रोक देते थे। जिस तरह भी बन पड़ा मैंने अपनी तकरीर निहायत ही उम्दा पैराए से खुश उसलूबी के साथ खत्म की, और अब उनका नंबर आया। उन्होंने अपनी मूछें पोंछकर जरा गला साफ किया और गोया बाल्फाज दिगर कहा, अब जिगर थाम के बैठो, मेरी बारी आई। उन्होंने अपनी जवाबी तकरीर शुरू की, आंखें घुमाकर और पेशानी पर बल डालकर रेलगाड़ी सी छोड़ दी। जो मुंह में आया ख्वाह ताल्लुक या बेताल्लुक सब कह डाला, और फिर उस तकरीर के दौरान में उनका गर्दन को झटका देकर एक अजीब अंदाज से आगे को बढ़ना और फिर गर्दन को हिलाते हुए, आंखें मटकाते हुए और हाथ नचाते हुए पीछे हटना और फिर झपट कर मिसल को लेना और तेजी से वर्क को उलट पुलट करके उसके वर्क उड़ाना, यह सब एक तमाशा था कि अगर मिस्टर एल्स्टन या जस्टिस महमूद या राज बिहारी घोष होते तब भी इस मुकदमे में मेरे खिलाफ उनकी बोलने की हिम्मत न पड़ती, क्योंकि मुकदमा ही उस तरफ से कमजोर था। मगर वो हजरत भला काहे को रुकते? उनकी उस बेतुकी और लग़्व तकरीर से मेरे ऊपर या अदालत के ऊपर तो कोई असर न पड़ सकता था, मगर बदकिस्मती से मेरे मुवक्किल के औसान खता हो गए। वो नाशुदनी सख्त घबराया और ये समझा कि वकील मुखालिफ चूंकि बड़े जोरों शोर से मुकदमा लड़ रहा है, लिहाजा मेरी काहिली से जीत न जाए। चुनाचे उसने मेरे कान में चुपके से अपना अंदेशा जाहिर करते हुए मुझसे कहा कि तुम क्यों नहीं लड़ते? मैंने उसकी इस बेहूदगी का कुछ जवाब न दिया। मुझे क्या मालूम था कि इसका नतीजा मेरे हक में बुरा निकलेगा, वरना वकील मुखालिफ के चपत ही पड़ता। लेकिन मेरे मुवक्किल ने मुझे फिर आगाह किया, और जब कई मर्तबा मुझे बार बार तंग किया तो मैंने उसे झिड़क दिया कि चुप रह। अब मेरी मुसीबत आती है। थोड़ी ही देर बाद जब वकील मुखालिफ की धुआंधार तकरीर फिर जोरों पर आई तो मेरे मुवक्किल ने एक नई तरकीब निकाली। हुजूर, ये कहकर हाथ जोड़कर मुंसिफ साहब के सामने खड़ा हो गया। मुंसिफ साहब ने वकील मुखालिफ को रोका और मेरे मुवक्किल से कहा, क्यों? और फिर मेरी तरफ मुखातिब होकर कहा, ये क्या कहता है? मुझसे उन्होंने इस वजह से पूछा कि अमूमन मुवक्किल हर बात पर अपने वकील की मार्फत अदालत से कहता है। मैंने लाइल्मी जाहिर की और मुवक्किल से पूछा कि जो कहना है मुझसे कहो। मेरी तरफ मुवक्किल ने भिन्ना कर देखा और कहा, तुमसे नहीं कहना, मुझे तो हुजूर से कहना है, यानी अदालत से। मुंसिफ साहब ने उससे कहा कि बोल क्या कहता है। हाथ जोड़े तो वो खड़ा ही था। अब गिड़गिड़ा कर कहने लगा, हुजूर, मेरे मुकदमे की पेशी की कोई दूसरी तारीफ फरमा दी जाए। कबल इसके कि मुंसिफ साहब कुछ बोले, उसने 3-4 मरतबा फरियाद की, हुजूर मेरी पेशी बढ़ा दी जाए, हुजूर मैं मर जाऊंगा, वगैरह वगैरह। अब मैं कुछ खटका और घबराया। कायदा है कि बगैर वजह मुकदमा मुलतवी नहीं होता, लिहाजा मुंसिफ साहब ने वजह दरियाफ्त की। इस पर वो नाशुदनी बोला कि साहब, मैं तो बेमौत मर गया, अब क्या कहूं और क्या वजह बताऊं, बस कुछ ना पूछिए, मेरे तो करम फूट गए।
जब उसने बार बार दरियाफ्त करने पर भी कुछ ना बताया तो मुंसिफ साहब ने डांट कर कहा, बताना तो होगा, बताओ, वरना अदालत से बाहर निकलवा दूंगा। इस पर वो मूजी बोला और निहायत ही बुरे लहजे में कहा, हुजूर, मेरी तकदीर इस वजह से फूट गई, इस मुकदमे में बड़े वकील साहब को बुलाया था, मेरे करम जो फूटे तो उन्होंने भेज दिया इनको। यह कहकर उसने मेरी तरफ उंगली उठाई और मेरा चेहरा फक हो गया, हाथ पैर फूल गए, दिल धड़कने लगा। जाड़ों का मौसम था मगर पसीना सा आ गया। गरज मेरी तरफ उंगली उठाकर उसने सिलसिला कलाम उसी काबिल एतराज लहजे में जारी रखा और कहा, उन्होंने इन्हें भेज दिया और हुजूर इनका हाल यह है कि इनका चिरकोरिए का ससीना ना बहसे। इस पर जोर से कहा लगा, मगर मुंसिफ साहब ने डांट कर कहा, क्या बकता है, नालायक कहीं का। मगर हंसी के मारे सबका बुरा हाल था। इधर मेरा यह हाल के खिफ्फत की हंसी हंसने की कोशिश की, इससे काम ना चला तो जमाई ली, मुंह रुमाल से पोंछा, घड़ी की तरफ देखा, कलम की निब से कुछ मेज कुरेदी और वो मलाउन है कि गिड़गिड़ा कर कह जा रहा है कि हुजूर मेरी पेशी बढ़ा दी जाए, मेरे ऊपर रहम कीजिए, मैं मर जाऊंगा वगैरह वगैरह। मुंसिफ साहब ने खुद हंसी को रोका और संजीदगी से वकील मुखालिफ से कहा कि आपको तो कोई एतराज नहीं है। उन्होंने कहा, मुझे कोई एतराज नहीं, बशर्ते कि फरीक मुखालिफ मेरा हर्जाना दाखिल कर दे। ये सुनते ही मेरे मुवक्किल ने वही 10 रुपए का नोट जो मैंने उसे वापस किया था अदालत की मेज पर रख दिया। वकील मुखालिफ ने फौरन उसको उठाकर अपनी जेब में रखा। अब उसने यानी मेरे मुवक्किल ने इत्मीनान से वकील मुखालिफ की तरफ भी टेढ़ी नजरों से देखा और कहा, आज टेंटें कर लो, अब की मर्तबा जो मेरा वकील आएगा तो तुम्हें भी बंद कर देगा। मुंसिफ साहब ने एक डांट उसे बताई और कहा, इसे निकालो, अदालत से निकालो। वो कमबख्त हाथ जोड़ता सलाम करता मुंसिफ साहब को जजी की दुआएं देता सर पर पैर रखकर भागा। मैं आपसे क्या अर्ज करूं कि मेरा क्या हाल था। हर शख्स मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था और मैं मरा जा रहा था, बस न चलता था कि जमीन में समा जाऊं। चलते वक्त मुंसिफ साहब ने भी एक छींटा कसा और मुझसे कहा कि वकील साहब, दंड निकाला कीजिए ताकि सीना कुशादा हो जाए। गरज जिस तरह बन पड़ा, सीधा अदालत के कमरे से निकलकर स्टेशन की तरफ भागा। वो दिन और आज का दिन फिर कभी उस तहसील में जाने की हिम्मत नहीं हुई। यही क्या कम है कि वकालत कर रहा हूं, वो शायद इस वजह से कि वकालत निहायत उम्दा और एक आजाद पेशा है। कुर्बान जाइए इस आजादी के। दोस्तों साहिबो, वकालत सुनने के बाद शायद आप भी महसूस करें कि मिर्जा अजीम बेग चुगताई का असल निशाना वकालत का पेशा नहीं, बल्कि वो इंसानी कमजोरियां हैं जो हर पेशे के साथ चिपकी रहती हैं। नया वकील कानून तो पढ़कर आता है, मगर जल्द मालूम होता है कि अमली दुनिया सिर्फ दफात और नज़ीरों से नहीं चलती। यहाँ मुवक्किल को अक्सर इंसाफ से पहले यकीन चाहिए कि उसका वकील बहुत ज़बरदस्त है, दलील कितनी मजबूत है, ये बात की बात है। आवाज़ कितनी बुलंद है, किताब कितनी मोटी है, वकील कितना मसरूफ दिखाई देता है और मुखालिफ के सामने कितने जोश से खड़ा होता है। कभी कभी ये सब भी पेशा वाराना काबिलियत के पैमाने बन जाते हैं और मिर्जा साहब इसी तजाद से अपना बेहतरीन मिजाह पैदा करते हैं। अफसाने का रावी कानून की दुनिया में अभी नया है, उसके अंदर दयानत भी है, सादगी भी, खुद एतमादी भी और कामयाबी की ख्वाहिश भी। मगर जैसे जैसे वो अमली वकालत से आशना होता है, उसे एहसास होता है कि कानून जानना और वकालत करना शायद दो अलग फन है। उसे बताया जाता है कि मुवक्किल को यह नहीं बताया जाता कि उसका मुकदमा कमजोर है। गवाह ना हो तो गवाह पैदा किए जा सकते हैं, मुकदमे की हकीकत एक तरफ, मुवक्किल का इत्मीनान दूसरी तरफ। और अगर मुखालिफ वकील की धुआंधार तकरीर से मुवक्किल मरूब हो जाए तो मजबूत मुकदमा भी उसे कमजोर नजर आने लगता है। यही वो मकाम है जहां चुगताई का तंज अदालत से निकलकर इंसानी नफ्सियात तक पहुंच जाता है। हम अक्सर हकीकत से ज्यादा नुमाइश पर यकीन करते हैं। जो ज्यादा जोर से बोले उसे ज्यादा काबिल समझ लेते हैं, जो ज्यादा मसरूफ नजर आए उसे ज्यादा कामयाब, और जो अपनी कमजोरी पूरी खुद एतमादी से पेश कर दे वो कभी कभी उस शख्स से ज्यादा मोतबर दिखाई देने लगता है जो हकीकतन जानता हो कि वो क्या कर रहा है। अफसाने में खानगी जिंदगी का पहलू भी इसी तंज को और दिलचस्प बना देता है। पेशे की पहली बड़ी कामयाबी अभी आई भी नहीं होती कि उससे वाबस्ता ख्वाब पहले ही खर्च होने लगते हैं। आमदनी की उम्मीद और ख्वाहिशात का हिसाब एक ही रफ्तार से नहीं चलता, और यही छोटी छोटी सूरतें इस अफसाने को महज अदालत की कहानी नहीं रहने देती, बल्कि मुतवस्सित तबके के एक नौजवान की पूरी जहनी दुनिया सामने ले आती हैं। मिर्जा अजीम बेग चुगताई यहाँ अपने किरदार को रुस्वा नहीं करते, वो उसके साथ हंसते हैं,
उसकी खुशफहमियों पर भी, उसकी परेशानियों पर भी, और उस पेशावराना दुनिया पर भी जिसमें आहिस्ता आहिस्ता उसे मालूम हो रहा है कि सनद हासिल कर लेना और जिंदगी के दाव पेच सीख लेना एक ही बात नहीं। और शायद इसीलिए वकालत आज भी लुत्फ देती है, क्योंकि अदालतें बदल सकती हैं, पेशों के तरीके बदल सकते हैं, मगर कामयाब दिखाई देने की हमारी ख्वाहिश, दूसरों पर रोब डालने की आदत और हकीकत से ज्यादा तासुर पर यकीन करने का इंसानी मिजाज कुछ ज्यादा नहीं बदला। यह अफसाना हंसाते हंसाते एक छोटी सी बात समझा जाता है। जिंदगी की बहुत सी किताबों का असल निसाब इम्तिहान पास करने के बाद शुरू होता है। अगर आज की अदबी नशिस्त आपको पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और कमेंट में जरूर बताइए कि अगली नशिस्त में आप किस अफसाना निगार और किस तख्लीक को सुनना चाहेंगे। मैं हूं आरिफ बा हलीम और आप देख रहे थे बोलती किताबें। सलामत रहें।